हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज एक दिन के नेशनल सेमिनार में जो आयोजन करवा रहा है चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड कैथल, और जिसका शीर्षक टाइटल रखा गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट अनलॉक योर इनर पीस। अक्सर हम डेली अपने फ़ोन को तो लॉक अनलॉक करते ही हैं, लेकिन आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करके अपनी इनर पीस को अनलॉक करना है, वो जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मेंटल हेल्थ पर ये लेक्चर है, तो क्यों ना इस वैलिडिक्टरी सेशन का आगाज़ आप सभी की स्माइल के साथ किया जाए। तो एक स्माइल दे दें आप प्यारी सी। जी शुक्रिया। पिछले 11 सालों से मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जान रहा हूँ विभिन्न मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD-10 के अनुसार बहुत से ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो क्लासीफाई किए गए हैं, चाहे वो F0 से F9 तक के ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टमेटिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हों, या F90 से लेकर F98 तक बिहेवियरल एंड इमोशनल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हों, या फिर F99 में जो दर्शाए गए अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स हों। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को हम अक्सर हल्के में लेते हैं कि शायद ये बहुत थोड़े लोग होते होंगे, बहुत कम लोग होते होंगे, या OPD फुटफॉल इन लोगों का बहुत कम होता होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ना केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं, बल्कि हमारा देश भारत भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस में पीछे नहीं है। आइए जान लेते हैं आंकड़ों के ज़रिए। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वेलफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हर 5 में से एक एडल्ट ने कभी ना कभी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस किया है। 17% ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एंग्जाइटी का डिसऑर्डर कभी ना कभी रहा है। हर 7 में से एक बच्चा या किशोर मेंटल हेल्थ इलनेस से या मेंटल इलनेस से या मानसिक रोग से, दिमागी बीमारी से वहाँ पर ग्रसित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो आधिकारिक डाटा पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से एक एडल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाला मेंटल हेल्थ इलनेस से ग्रसित है। और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ भी लगभग सेम ही स्थिति है, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ इलनेस या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित है। अब आ जाते हैं अपने देश भारत में। तो यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 में, और उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि 10.6% 10.6% एडल्ट्स सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्लासिफाई भी कर दिए और इसकी प्रेवलेंस, व्यापकता को भी हमने समझ लिया। इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, अनुवांशिक हो, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल बिहेवियर भी अनुवांशिक पाया गया है, या ब्रेन केमिस्ट्री में चेंज हो जाना, ब्रेन केमिकल्स का चेंज हो जाना, या फिर दिमाग पर चोट लग जाना, ट्रॉमा टू दी ब्रेन सेल्स या ब्रेन टिश्यू भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो समाज ने खुद अपने अंदर पैदा किए हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जानिए उनके बारे में। पैदा हुए बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डालना, उससे बुलवाना कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, क्या नहीं कहोगे कि ये समाज द्वारा ही पैदा किया गया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, कि जिस बच्चे को पता भी नहीं है कि IAS होता क्या है, और अभी से तुमने उसके दिमाग में भर दिया कि तुम्हें IAS बनना है, और वो भी तुम्हें रिपीट करके बोलता है कि यस मुझे IAS बनना है। तो ये भी एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है या नहीं। पढ़ाई जो स्कूल में हम भेजते हैं बच्चे को करने के लिए, लेकिन उस पर प्रेशर डाला जाता है कि तुम पढ़ो कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ बनना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, पैकेज अच्छा लेना है। ये समाज द्वारा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पैदा किया गया, जिससे बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़े। गंदी वेब सीरीज देखकर सीखे जाने वाली गालियां जो आज नॉर्मल हो गई हैं, जिससे समाज में संस्कार तो अब रह ही नहीं गए हैं। उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को आप क्या कहोगे। हर दिमाग में जाति और धर्म भरा हुआ है। धर्म पूछकर गोली मारने वाली घटना तो अभी हाल फिलहाल में ही सामने आई है, लेकिन जाति पूछकर बात करने वाली घटना तो हम रोज देख ही रहे हैं जो हमारे समाज में होती है। हम पूछते हैं आप उस जाति से तो नहीं हो,
हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को आप क्या कहेंगे जो खुद समाज ने ही बनाया है। 10 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 6 नाबालिग लड़के बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। उस मानसिक बीमारी को, उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहेंगे? कंज्यूमरिज्म के नाम पर, चीज़ें बेचने के नाम पर, चाहे वो पुरुषों का बनियान हो या मोटरसाइकिल, औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करके उनको अर्धनग्न वस्त्रों में दिखाकर कंज्यूमर्स को दिखाया जाता है और उनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और वो चीज़ें बिकती भी हैं और वो एडवर्टाइजमेंट्स चलती भी हैं। तो उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को आप क्या कहोगे? सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में लड़कियां अपने कपड़े तक उतार रही हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स तक शो कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। तो इस कॉन्ट्राडिक्शंस को जो सोसाइटी में चल रही हैं, उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहोगे? एक लड़की जिसकी मां आईसीयू में एडमिट है, बीमार है, मरणासन अवस्था में है, वो बैकग्राउंड में दिख रही है, उसकी मदर हॉस्पिटल के बेड पर, स्ट्रेचर पर, और लड़की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही है। उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहोगे? सबसे ज्यादा देखने वाली जाने वाली पोर्न वीडियोस, अश्लील वीडियोस जो आज देखी जा रही हैं, और आज डाटा बता देता हूं आपको। एक वेबसाइट है पॉर्नहब, हर महीने उसके ऊपर 5.6 बिलियन 560 करोड़ व्यूज होते हैं एक महीने में उस अकेली वेबसाइट पर। तो आप उस दिमागी बीमारी को क्या कहेंगे? और एक रिपोर्ट के अनुसार पॉर्न वीडियोस और अश्लील वीडियोस का बाजार अब बढ़ते बढ़ते $300 बिलियन तक पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हैं ना पॉर्न वीडियोस की दिमागी बीमारी कहां तक पहुंच चुकी है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 61% पॉपुलेशन पॉर्न वीडियोस देखती है, जिसमें से 73% किशोर यानी एडोलसेंट्स या टीनेजर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान एक ऑफिस में किसी व्यक्ति को करता है, उसका काम नहीं करता है, बल्कि ऑफिस पॉलिटिक्स, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, काम के आधार पर हो, सीनियरिटी के आधार पर हो, भेदभाव के आधार पर हो, अमीरी गरीबी के आधार पर हो, चुगली बैक बाइटिंग के आधार पर हो, ये ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट करती है, जिसे आप घर लेकर जाते हैं और घर भी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है और घर का स्ट्रेस फिर आप ऑफिस लेकर आते हैं। उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और उस दिमागी बीमारी को क्या कहोगे जो खुद समाज ने बनाई है और जिसे अवॉइड किया जा सकता है? रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस, एक से रिलेशन है मूव ऑन कर लिया, दूसरे से रिलेशन है मूव ऑन कर लिया, एक समय में बहुत सारे रिलेशनशिप्स बना लेना, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करके लिव इन में रहना और उसके बाद क्राइम्स में उलझ जाना, उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को क्या कहोगे? प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तुम क्या कहोगे? बेटी 18 साल की हो गई, बेटा 21 साल का हो गया, वोटिंग का अधिकार है, उसे अपना जीवन साथी अच्छा बुरा सोचने चुनने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की जाने देती, जिस वजह से वो किसी का प्रेमी और किसी की प्रेमिका बनकर रह जाते हैं, शादी कहीं और हो जाती है और उसके बाद वो पूरी लाइफ डिप्रेशन में रहते हैं और क्राइम्स में उलझ जाते हैं। और उसके बाद फिर यही समाज कहता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो इस दिमागी बीमारी के बारे में आप क्या कहेंगे? सारे लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं, एक दूसरे की चुटकुले या कर्तव्य भरे वीडियोस देखने में व्यस्त हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक वीडियो का वॉच टाइम देख रहा था मैं, वॉच टाइम होता है कि एक वीडियो को कितनी बार इंटरनेट पर कितने टाइम के लिए देखा गया, तो मिलियंस उसके व्यूज थे, लेकिन वॉच टाइम था 30 साल का। यानी समाज ने उस एक भद्दी अश्लील वीडियो को देखने के लिए अपने 30 साल गुजार दिए, जाया कर दिए, वेस्ट कर दिए। उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहेंगे? आज फोन स्मार्ट होता जा रहा है, आपका कंप्यूटर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होता जा रहा है, लेकिन आप भूलने लगे हैं, आपका बच्चा बेवकूफ बनता जा रहा है। उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहेंगे? प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, समाज में बीड़ी सिगरेट और शराब के नशे को तो नशा माना ही नहीं जाता है। उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहेंगे? फोन उठाया टाइम देखने के लिए, लेकिन चेक कर रहे हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। उस दिमागी बीमारी को आप क्या कहोगे? फोन उठाया किसी को मिलाने को, लेकिन भूल गए किसको फोन करना है, नाम किस नाम से स्टोर है उस व्यक्ति का। क्या कहोगे उस दिमागी बीमारी को? शाम
शाम को जाते हुए सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी किसी को टक्कर मार देती है, राहगीर को, वो मर जाता है और उसमें से उतरते हैं कुछ टीनेजर्स और वो धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, नशे में होते हैं। क्या कहोगे उस दिमागी बीमारी को? 4 बच्चों की मां जब कई वर्षों के बाद अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाती है और 4 बच्चों को छोड़कर भाग जाती है, क्या कहोगे उस दिमागी बीमारी को? और समाज कहने लगा है कि अब शादी में 8वां वचन होगा कि मैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ज़्यादा समय तुम्हें दूंगा। तो क्या कहोगे तुम ऐसी दिमागी बीमारी को? डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल वेलबींग के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से आप टॉक्सीफाई हो चुके हैं, तभी तो आप जानेंगे कि डिटॉक्स होकर आपको मिलेगा क्या और डिटॉक्स आपने कैसे करना है। ज़्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले लोगों के अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर पाया गया, जिसमें लोग किसी दूसरे की बॉडी, किसी दूसरे की सुंदरता को देखकर अपने अंदर हीन भावना पैदा करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ओवर कंज्यूमरिज्म, जो चीज़ आप नहीं भी खरीदना चाहते वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आकर आप खरीदने लगते हैं, जिससे आपकी जेब ढीली होती है। वल्गराइजेशन, अश्लीलीकरण, आप सोशल मीडिया पर गालियां, भद्दे, वेब सीरीज देख देखकर अपने बच्चों को और अपनी फैमिली में उन गालियों को शामिल कर रहे हो, जिसे शायद आज से पहले देना गुनाह समझा जाता था। ओवर मोटिवेशन, कई लोग कहते हैं हम तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इंटरनेट बुरा थोड़ी ना होता है, मैं उस स्पीकर की मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं। ओवर मोटिवेशन भी आपके अंदर बर्नआउट का कारण बनता है। सेल्फ सैबोटेज, आप खुद को दब्बू महसूस करने लगते हैं। एंग्जाइटी, घबराहट, परफेक्शनिज्म की मुझे हर चीज परफेक्शन से करनी है और डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस आपकी हो जाती है। माइक्रो चीटिंग, चीटिंग आपने सबने सुना है अपने पार्टनर से, जो लोग करते हैं, लेकिन माइक्रो चीटिंग एक नया कंसेप्ट आ गया है, जिसमें आप किसी की फोटो, वीडियो देखकर उसे पसंद करने लगते हैं, लाइक करने लगते हैं, अपने पार्टनर से छुपकर उस व्यक्ति को स्टॉक करने लगते हैं, जिसे माइक्रो चीटिंग कहते हैं। डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन होता है गलत जानकारी, और ये सबसे ज्यादा फैल रही है, जिसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से भी अक्सर आपने सुना होगा। एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि हैतियंस, जो हैती देश से आए थे, वो अमेरिका में इमिग्रेंट के तौर पर आकर कुत्ते बिल्ली मारकर खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। झूठ बोलना, मैं फोन पर बात करते हुए अगर किसी को कह रहा हूं मैं यहां नहीं मैं वहां हूं, तो इसका मतलब मैं उसे झूठ बोल रहा हूं, और झूठ बोलना भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी आप एक खूनी वीडियो देख रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कोई भी वीडियो जरा सी आ जाती है जिसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की लाशें लथपथ हैं, खून से इंजर्ड है, पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, तलवारें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, गोली लग रही है, और वो आप ब्लड शेड देख रहे हैं या कोई पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, तो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको परोसा जा रहा है। नो रीड, नो राइट, नो स्किल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो सबसे ज्यादा यो करके घूमने वाली जेन जी है, जो कहती है कि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, सबसे ज़्यादा बेकार जनरेशन जेन जी को अब तक की माना गया है, जिसके पास ना तो राइटिंग स्किल्स हैं, ना रीडिंग स्किल्स हैं, और ना ही उनके पास किसी और तरह की वोकेशनल स्किल्स वो डेवलप कर रहे हैं। नो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लाइफ, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन लाइफ से ख़त्म हो जाती है। आप देखिए आज जेन जी, जो आज की जनरेशन है, वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड है। मेरी जॉब ठीक नहीं है, मेरी सैलरी ठीक नहीं है, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे पास बाइक अच्छी है, मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, तो ये सेटिस्फैक्शन आपकी कम होती जा रही है। 57% लोगों ने, एक सर्वे हुआ था उसमें माना कि आखिरी 7 दिनों में जो उन्होंने इंस्टाग्राम वीडियोस देखी उसमें उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। 27% लोग मानते हैं कि 13 से 15 साल की उम्र के बीच में उनके लिए सेवरल सेक्सुअल एडवांसेस आए। कई लोगों ने उसको सेक्सुअली एडवांस करने की कोशिश की कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ ये कर लो, आ जाओ। सोशल मीडिया का हमारे ब्रेन पर और हमारी बॉडी पर व्यापक असर पड़ रहा है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अंधे हो गए हैं। अपना ही कंटेंट बार बार पोस्ट करके या एक बार पोस्ट करके उसके लाइक्स चेक करना, रीट्वीट करना, शेयर करना, और उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, डोपामीन लूप में आप फंसते जा रहे हैं। दूसरों का कंटेंट आप देख देख कर उछल कूद करते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, रील्स देखते हुए आप जो शेयर कर रहे हैं बार बार रील, आपको कंटेंट याद नहीं है पिछला क्या देखा, लेकिन अब बस करे जा रहे हैं, आप उस डोपामीन लूप में उलझे हुए हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स पैदा होते आपके ब्रेन में थे, जो
बड़े होते होते वो कई हज़ार करोड़ न्यूरॉन्स रह जाते हैं। उन न्यूरॉन्स के अंदर जो ग्लियल सेल्स होते हैं उनके साथ मिलके जो प्लास्टिसिटी बनती है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके न्यूरॉन्स की ख़त्म होती जा रही है इस सोशल मीडिया के चलते, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति पर असर पड़ रहा है। हाई डोपामिन लेवल सेट हो गया है, यानी अब आपको आम जोक्स पर हंसी नहीं आती जब तक उसके अंदर कोई डबल मीनिंग बात ना हो। आप देखिए ज़रा अखबार का वो आखिरी पन्ना जिस पे कभी चुटकुले पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी, हंसी आ जाया करती थी, आज जब तक उसके अंदर कोई डबल मीनिंग बात ना हो आप कहोगे वाह ये तो पीजे है, पुराना जोक है। माफ़ कीजिए, वो जोक अपनी जगह वहीं पर है, आपका दिमाग अब हायर डोपामिन लेवल पर सेट हो गया है। सेल्फ इंजरी, लोग आजकल किसी की भी वीडियो देखकर, किसी की भी प्रोडक्ट प्रमोशन की वीडियो देखकर वो प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, बिना गाइडेंस किसी भी बीमारी का खुद इलाज करने लगते हैं। एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति ने तो यूट्यूब पे देखकर अपनी सर्जरी कर ली। तो आप ऐसे में खुद को सेल्फ इंजर्ड या खुद को चोट पहुंचा बैठते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर आप सब जो डेवलप कर रहे हैं इसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, वो जेलस की भावना, डिप्रेशन की भावना, और क्यों दूसरों को देख रहे हैं आप कि उसका अच्छा पार्टनर है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा घूम रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ को सबकॉन्शियस माइंड में कंपेयर करने लगते हैं और आपके मन में इमोशनल डिसऑर्डर्स या इमोशनली आप अनस्टेबल होने लगते हैं। क्या आप अलाउ करेंगे कि कोई बाहरी आदमी आए, कोई भी अनजान शख्स, और आपके बच्चे को कुछ भी गंदा मंदा उल्ट सुल्ट कंटेंट दिखाकर कुछ भी समझाकर चला जाए? लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। जब आप बच्चे को खाना खिलाते हुए वो खाना नहीं खाता है तो आप उसके सामने मोबाइल रख देते हैं, ले बेटा थोड़ी देर मोबाइल ले ले फिर खाना खा लियो, या खाना खाने के बाद तुझे मोबाइल दूंगा या दूंगी, जिस वजह से वो बच्चा उस चीज़ को भी देखता है जो शायद उसके लिए बनी ही नहीं, या अचानक से वो कंटेंट उसके सामने आ जाता है और आपने तो मोबाइल उसको आपके ऐसे हाथ में दिया हुआ है। फिर आप उससे उम्मीद करते हैं 10 साल बाद कि पता नहीं हमारा बच्चा ये गंदी बात कहाँ से सीख आया। आप ही उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा खुद मोबाइल खरीद कर नहीं ला सकता। सेम कपड़े, सेम स्टाइल के कपड़े आप नहीं पहन पा रहे हैं, बार बार देख कर कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ओवर कंज्यूमरिज्म आपके अंदर आता है कि अब ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप नए कपड़े खरीदते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल नुकसान होता है। फाइनेंशियल नुकसान की बात चली है तो फाइनेंशियल लॉस, आजकल कई तरह की ऐप्स चल पड़ी हैं जो इनडायरेक्ट तौर पर सट्टा खिलवाती हैं टीम बनाने के नाम पर, और उसमें मजे की बात यह है कि वार्निंग दी जाती है, इसमें वित्तीय जोखिम और आदत लग सकती है, इसकी आदत लग सकती है और वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया सावधानी से खेलें। और इसकी ये तो वही बात हुई कि आपको जो कह रहे हैं कि ये कुआं है, इसमें गिरने से मर जाओगे, कृपया सावधानी से कूदें। तो ऐसे में आप लोगों के अंदर नशे की लत से बुरी ये लत शुरू हो जाती है। ये फाइनेंशियल लॉस भी आपको होता है। कई लोगों के तो घर बिक गए, खेत बिक गए, मकान बिक गए, प्रॉपर्टियां बिक गई इस ऐप्स के चक्कर में। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम देखी गई। इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण एक व्यक्ति का अकेले रहना है। आजकल वैसे ही कोई किसी से बात नहीं करके राजी, और ऐसे में आप सब लोग अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो सब लोग अकेले हैं। फेसबुक पर हजारों हजार फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पर हजारों हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन ट्विटर पर हजारों हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो व्यक्ति अकेला है, जिस वजह से उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। कई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स भी सुसाइड कर रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंसर्स भगवान नहीं होते, इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, घबराहट होना या अवसाद में चले जाना, ऐसा पाया गया एक रिसर्च में कि 5 घंटे से ज्यादा डेली फोन जो यूज करते हैं उनके अंदर 71% ज्यादा चांसेस हैं कि डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो पब्लिक फंक्शन में जाने पर या सोसाइटी में जाने पर वो एंग्जाइटी महसूस करते हैं, जिसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर माना जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दें, तो आपके माइंड में ये डर हो जाएगा, ये भावना आने लग जाएगी मैंने कुछ मिस कर दिया, उसका मैसेज आ गया होगा, उसका कॉल आ गया होगा, हाई क्या न्यूज़ आ गई होगी, मैं चेक नहीं कर पाया, क्योंकि आप लगातार आपने आपको आदत डाल लिया ना कि रील देखनी है, नेक्स्ट रील आएगी, तो जिस वजह से जब आप फ़ोन रखते हैं तो आपके अंदर फोमो डेवलप हो जाता है। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, यानी
फ़ोन ने आपकी नींद को हराम कर दिया है। नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 और रैपिड आई मूवमेंट। इन चारों स्टेजेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर इनमें से एक भी स्टेज में गड़बड़ी है या उसकी अवधि पूरी नहीं हुई है तो आपकी पूरी स्लीप गड़बड़ा जाती है। आप सोते भी तब हैं जब आपकी आंखें फ़ोन से तंग आकर खुद शट डाउन ना हो जाएं और सुबह उठते ही आप फ़ोन उठा लेते हैं, यानी आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती है। पुअर ग्रेड्स और वर्क परफॉर्मेंस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनके ग्रेड्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, बच्चे कम पढ़ेंगे, कम टाइम पढ़ाई को देंगे तो ग्रेड कम होंगे। और जो लोग आजकल देख रहा हूँ मैं कि ऐप को कंप्यूटर पे चलाकर ऑफिस में वहाँ भी व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल जेब में है लेकिन पीसी पर ऐप चलाकर आप चैटिंग कर रहे हैं, जिससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस ऑब्वियसली असर पड़ेगा क्योंकि आपका ध्यान बट गया है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, चीटिंग ऑन पार्टनर्स। आप लोग सोशल मीडिया का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि वो पार्टनर से चीट करने लगे हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर उनमें डेवलप हो जाता है, वो झूठ बोलने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना मैं फ़ोन नहीं दिखा रहा, फ़ोन लॉक कर रखा है, मैं नहीं दिखाता मेरे फ़ोन में क्या है। एक वीडियो देख रहा था मैं कि एक मुर्दा है वो जिंदा हो गया है, वो ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी और कईयों ने उस पर कमेंट करा है कि ये व्यक्ति अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया था, यानी जिसने जो वेबसाइट्स खोली थी। तो ये हद तक हमारा मानसिक स्तर हो गया है कि हम लोग आज अपनी रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर रहे हैं इन सब चीज़ मोबाइल का यूज़ करके। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, यानी हमारे अंदर दूसरे के लिए दया भावना आज कम हो गई है। आज अगर कोई मर रहा होता है सड़क पर जलकर या गाड़ी का एक्सीडेंट होकर तो सबसे पहला काम लोगों का, अधिकतर लोगों का क्या रह गया है कि अपना मोबाइल निकालो और उसकी रील बनाओगी, पहले इसकी वीडियो बनाएंगे कि वायरल होगी। हमारे अंदर से एम्पैथी ख़त्म हो चुकी है। अब ना केवल हमारे दिमाग पर बल्कि हमारी बॉडी पर भी सोशल मीडिया एडिक्शन और फ़ोन का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं माइंड पे तो हमने जान लिए। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है वास्तव में जबकि आपका फ़ोन रिंग नहीं कर रहा है, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जिसे हाइपोवाइबोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और नई टर्म आई है रिंगजाइटी, एंग्जाइटी से बनी है रिंगजाइटी। गर्दन, जो आप सारा दिन फ़ोन ऐसे पकड़ के ऐसे गर्दन झुकाकर किसी से बात करते रहते हैं ना, कई लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं बिल्कुल कि हम छुपा लें फ़ोन, किसी को दिखे ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 15 डिग्री की गर्दन के झुकाव के साथ आपकी मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है। 15 डिग्री जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 27 पाउंड का प्रेशर, 30 डिग्री जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 40 पाउंड का प्रेशर, 45 डिग्री जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 49 पाउंड का प्रेशर और 60 डिग्री जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 60 पाउंड का प्रेशर आपकी गर्दन पर पड़ता है। जिस वजह से आप देखिए आजकल लोगों को नेक में स्टिफनेस रहती है, सर्वाइकल जैसा हो गया है, चक्कर आता है, हेडेक हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, मुझे नर्व में दर्द है, आई में पेन हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। हम पेन की दवाई खा लेंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। इंक्रीज साइज ऑफ मीडियन नर्व, जो लोग ज़्यादा ऐसे फ़ोन होल्ड करके रखते हैं, रिसर्चेज में पाया गया है कई जगह पर कि मीडियन नर्व जो होती है हमारे हाथ में से जारी होती है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से हाथ का कांपना, हाथ शेकी हो जाता है, ग्रिप खत्म हो जाती है। आप देखिए ग्रिप ज़्यादा टाइट नहीं रहती जो ओरिजिनल ग्रिप होती है नेचुरल हमारे हाथ में। नंबनेस इन फिंगर, जो सारा दिन आप ऐसे फिंगर्स रब करते हैं, ऐसे फ़ोन होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से आपकी जो उंगलियां आगे से बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे आपको नंबनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। उंगलियां ऐसे आप रखेंगे तो आपको लगेगा उंगलियों में झन्नाहट हो रही है क्योंकि आपने उसका ओवर यूज़ कर लिया है। जो वो लोग फ़ोन पकड़ के मैसेज करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉ बनाते हैं ना, क्लॉ कहते हैं इसको, पंजा क्लॉ, उन लोगों के अंदर टेक्स्ट क्लॉ नाम की बीमारी पाई गई। कार्पल टनल सिंड्रोम जो अक्सर खिलाड़ियों को होती है वो उनके अंदर पाई गई। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम उनके अंदर पाई गई। और मांसपेशियों के अलावा जो हमारे हाथ में टेंडन्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन, जिसे टेंडनाइटिस कहते हैं, वो पाई गई। सुबह उठते ही हाथों के अंदर स्टिफनेस होना, क्रैम्पिंग होना, यानी ऐसा अकड़ाव महसूस होना या टिंगलिंग होना फिंगर्स के अंदर सुबह उठते ही, ये भी कई लोगों में देखा गया है। आई डैमेज, ना केवल आपकी आंखों का लेंस खराब होता है, दूर देखने की शक्ति आपकी ख़त्म होती है ज़्यादा फ़ोन पास से यूज़ करने से, बल्कि आपका रेटिना भी डैमेज हो जाता है क्योंकि जो फ़ोन की लाइट होती है वो बड़ी ब्राइट होती है और आपका जो रेटिना है वो ब्लीचिंग स्टेज में ही रह जाता है, जिस वजह से आपकी आई डल हो जाती है या कहें कि आई डैमेज
हो जाती है और उसकी वजह से रेटिना डैमेज होने की वजह से आपके माइंड को सिग्नल भी नहीं पहुंच पाता है कि अब अंधेरा हो गया है, सो जाओ, क्योंकि मोबाइल की लाइट आपके दिमाग को सोने नहीं देती, जिस वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। साइबर बुलिंग, आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी आप वीडियो डालिए उस पर अच्छे कमेंट्स बुरे कमेंट्स करने वाले भी लोग हैं। कई लोग आपको धमकियां ही देने लगते हैं, ये वीडियो डाल कैसे दी, एक लड़की कोई अपनी वीडियो डाल दे, हटा इसको, गंदे गंदे कमेंट्स करें, गालियां देंगे, उसको मार देंगे तुझे। कई लोगों कई जगह तो मारा भी गया है, कई मॉडल्स को मारा भी गया है वीडियो डालने की वजह से कि तू धर्म के विरुद्ध डाल दी, तूने ये कर दिया वो कर दिया। तो साइबर बुलिंग बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, 70% केसेस बढ़े हैं उन लोगों के साथ फ्रॉड के जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। एक स्टडी कहती है, कोलकाता रेप केस भी एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पर एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, जो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। उसमें पाया गया कि जो क्रिमिनल था वो रिपीटेडली पॉर्न वीडियोज़, अश्लील वीडियोज़ देखता था, वायलेंट मारपीट वाली पॉर्न वीडियोज़, जिस वजह से उसका दिमाग ऐसा हो गया और वो नशे भी करता था, तो वो मिक्स हो गया, उसने वो क्राइम कर दिया। रिड्यूस अटेंशन स्पैन, इस लेक्चर को भी सुन रहे लोगों के अंदर अटेंशन स्पैन कम है। आपको ये हो रहा होगा कि बस यार 1 मिनट 2 मिनट कब पूरे होंगे, इसके अटेंशन ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमने अपने अटेंशन स्पैन को 30 सेकंड का कर लिया है। केवल उस रील जो होती है ना, वो 30 सेकंड में खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो और छोटा कर रहे हैं, 15 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड, बस फटाफट 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 खत्म हो। तो अटेंशन स्पैन आपका खत्म हो गया है। सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार तो होते ही हैं, लो सेल्फ एस्टीम का, और ये तीनों चीज़ मिलकर किसी व्यक्ति को सुसाइड की तरफ या आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम्स, लोग कानों में लीड लगाकर तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं बीट्स वाले, जिस वजह से उनके कानों को नुकसान हो रहा है और उनके अंदर एंग्जाइटी, ज़्यादा तेज़ आवाज़ बीट्स वाली सुनते हैं तो आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होती है, या आपके ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी डैमेज हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोर्नोग्राफी देखकर या और चीज़ें देखकर आप लोग ड्रिंकिंग हैबिट्स में चले जाते हैं, अलग मलग गलत मलत रिलेशनशिप्स बनाने लगते हैं और आप धकेल दिए जाते हैं ऐसी चीज़ों में जो आप नहीं करना चाहते। दावे के साथ कह रहा हूँ, एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर थी, इंस्टाग्राम भी इन्फ्लुएंसर थी, वो टिकटॉक पर भी थी, उसने कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया, उनको ऐसा इन्फ्लुएंस किया। अब इन्फ्लुएंसर है तो जो लोग इन्फ्लुएंसर्स को भगवान मानते हैं कि इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जो ये कह दे वो सही, ना खाता ना बही, जो ये कह दे वो सही, ये मान लेती हैं। तो उस लड़की ने कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। ब्रेन ट्यूमर, कई स्टडीज़ में पाया गया है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मोबाइल से निकलती है, जो तरंगे, जिससे आपका मोबाइल हीटअप भी हो जाता है, तो आपके टिश्यू भी हीटअप हो जाते हैं। मान लीजिए आप फ़ोन को ज़्यादा देर तक यहाँ पर बात करेंगे लगाकर, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जब टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती है तो उससे हीट जनरेट होती है, तो कई केसेस में पाया गया कि ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया। इरिटेशन, एग्रेशन और एंगर, आज हर व्यक्ति आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, आज हर व्यक्ति आपको गुस्से में मिलेगा, आज हर व्यक्ति बिल्कुल आपा खोने के लिए तैयार बैठा है। ये भी सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने का ही नतीजा है। क्रिएटिविटी पर असर, हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर उसका ज़्यादा यूज़ ना किया जाए तो वो डल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। जैसे आज वो डेवलप ही नहीं होता। जैसे आज हमें कोई काम दे दिया जाए कि आज आपने पेंटिंग बनानी है, ये चीज़ सर्च करनी है, आज डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढना है, तो आप डिक्शनरी नहीं खोलेंगे, आप सीधा गूगल करेंगे, आप सीधा इंटरनेट खोलेंगे, आप सीधा एआई से पूछेंगे। हाँ भी पूछता हूँ, मैं एआई यूज़ करता हूँ, एआई है। तो उस एआई ने आपको बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। और एआई पे एक बात कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, और वो नाम भी गलत दे रखा है, वो आर्टिफिशियल लिमिटेड इंटेलिजेंस है, लिमिट में ही सोच सकती है। उस 400 करोड़ साल पुराने ब्रेन की इंटेलिजेंस से कभी एआई मुकाबला नहीं कर सकता। आज तक हमारे ही दिमाग को समझना इतना मुश्किल है, तो कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स ऑन रोड, ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले लोग अक्सर एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, क्योंकि जब वो कार चलाते हैं मोबाइल यूज़ करते हुए या बाइक चलाते हैं तो वो गिरते हैं, वो उनको चोट लगती है, मर भी सकते हैं या फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं। उसके अलावा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, डी क्यूवेरियन सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया होता है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से अब आप चीज़ें भूलने लगे हैं। अब आपको 1 किलो चीनी भी घर लेकर जानी है शाम को ऑफिस से जाते हुए, तो आप उसे अपने मोबाइल में फीड करके रखते हैं, खुद को व्हाट्सएप का मैसेज भेज कर रखते हैं कि हाँ मेरे को याद रहेगा, मैं जाते हुए ना ये चेक कर लूँगा। ऐसा दिन ना आ जाए कि किसी दिन आपको मोबाइल फ़ोन चेक करना है, ये भी कहीं आपको लिख के रखना पड़े, आप गजनी ना बन जाएं।
क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। ओबेसिटी, जो लोग सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब बच्चे खेलते कम हैं, अब लोग बाहर कम जाते हैं, आउटिंग पे नहीं जाते, वॉकिंग पे नहीं जाते, सुबह उठे रील चला रहा हूँ, उसकी रील देख ली, उसको देख लिया, घर में ही देख लेता हूँ मैं। देखने से एक्सरसाइज नहीं होती, करने से होती है। तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों के अंदर ओबेसिटी देखी गई है। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना भी सोशल मीडिया और फ़ोन को किसी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक रिसर्च यूरोपियन हार्ट जर्नल बाय यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार जो लोग हफ्ते में 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर सिर्फ बात करते हैं, उनके अंदर 12% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या डेवलप हो जाए। बोर तो नहीं हो रहे? ऑब्वियसली नहीं हो रहे होगे। अब जान लेते हैं अपने असली टॉपिक को कि हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ फॉर अ पॉजिटिव मेंटल वेल बीइंग। कैसे अपने मोबाइल से या सोशल मीडिया से या इंटरनेट की दुनिया से पीछा छुड़ाया जा सकता है किसी हद तक। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि हमें मोबाइल छोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही है। जो आदत हमने खुद डाली है और जिसे हम खुद साथ लेकर चलते हैं, जिसके हम पैसे भी दे रहे हैं कंपनी वालों को, और अब हम कह रहे हैं कि हमें मोबाइल छोड़ना है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स का ये बिहेवियर कि एक बार एक चीज़ इन्वेंट कर लो और फिर उसके नुकसान गिनाओ, ये सबसे गलत बात है। आप पहले ही जुडिशली चलो ना कि आपने क्या प्लान करना है। कंपनी वाले मुनाफाखोरी के चक्कर में आपको चीज़ें बेच देते हैं, आप ही के ऊपर रिसर्च हो रही होती है कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो उन्होंने चीज़ बनाई है ना? कितनी शर्म की और बेवकूफ़ाना बात। स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन एज अलार्म क्लॉक। अपने फ़ोन को टाइम देखने के लिए और अलार्म क्लॉक के तौर पर यूज़ मत करो, जिस वजह से आप फ़ोन उठाते हो, टाइम देखते नहीं हो, अलार्म बंद करके भी लगे रहते हो सोशल मीडिया चेक करने में, चल ये भी देख लेता हूँ, फेसबुक भी खोल लेता हूँ, जिस वजह से आप फ़ोन में उलझ के रह जाते हो कई घंटों तक। फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर दो, उसको नीरस बना दो, उसको कलरफुल रखो ही मत, जिस वजह से आपका माइंड खुद ही कहे यार क्या है इसमें, तो मज़ा नहीं आ रहा है, बंद करो इसको। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, सिर्फ कॉल वाली एक्टिव रखो कि जिसमें आपको कॉल आए, किसी का पता लग जाए। वरना आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना, कोई ऐसी ऐप जो आपके मोबाइल में है जिसको आप यूज़ भी नहीं करते, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर आप व्हाट्सएप, फेसबुक चेक करने लग जाते हो, स्नैपचैट चेक करने लग जाते हो। बी माइंडफुल, माइंडफुल होता है प्रेजेंट मोमेंट को देखना, जज करना कि आप क्या कर रहे हो। माइंडफुल रहो कि आप मोबाइल पर क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जिस वजह से आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ मैं वैसे ही मोबाइल लेके बैठा हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम, मॉनिटर होता है निगरानी करना, देखिए आप कितने देर डेली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और कई फ़ोन में तो ऐसा फंक्शन भी है, फीचर भी है कि कितनी देर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कितने मिनट, कितने घंटे, ये उनकी सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप फ़ोन बढ़ रहा है यूज़ आपका या घट रहा है। स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम, कोशिश कीजिए कि मोबाइल की ऐप को पीसी पे ना चलाएं या पीसी की ऐप को मोबाइल पे ना चलाएं, एक टाइम पे एक ही डिवाइस पर आप उसको चलाएं, अदरवाइज़ आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। मोबाइल जेब में रख दिया तो पीसी पे चेक करने लगे। कोशिश करें कि मोबाइल से ऐप डिलीट करके पीसी पे ही चलाएं, क्योंकि पीसी आप सारी जगह कैरी नहीं कर सकते, जिससे आपका पीछा आसानी से छूट जाएगा। ब्लॉक आउट इंटरवल्स, अपना एक टाइम बनाएं कि आज मुझे दोपहर को 3 से 6 या 12 से 5 मोबाइल फ़ोन नहीं बिल्कुल भी यूज़ करना, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आप लॉकआउट इंटरवल से अपने मोबाइल से पीछा छुटा सकते हैं। सोशल सिचुएशंस में नो फ़ोन, किसी शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, फंक्शन तो आप एंजॉय करते नहीं हो, मोबाइल पे बस स्नैपचैट और फेसबुक ही खोलते रहते हो, क्योंकि बोलता तो है नहीं आपके साथ कोई, वो भी मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो आप वो मोबाइल में घुस जाते हो। फिर वहाँ पे आप खाना लेके आते हो, खाना भी नहीं ठीक से खाते हो, खाने की भी पहले फ़ोटो खींचते हो, फिर आप मोबाइल पर डालते हो। तो सोशल सिचुएशंस में आप अवॉइड करें कि फंक्शंस में कि मोबाइल फ़ोन को ना लेकर जाएं। जागरण चल रहा है माता का, सारे लोग, जो भजन गाने वाला है वो जय माता दी कर रहा है और आप नीचे अपने फ़ोन पे, तो ये गलत है। डोंट किल बोरडम विद योर फ़ोन, जब कभी भी बोर हो रहे हो तो फ़ोन को बोरडम या बोर होने का एक सब्स्टिट्यूट ना बनाएं कि चलो बोर हो रहा हूँ तो फ़ोन उठा लिया। कुछ क्रिएटिव कर लो, कहीं जाके सेवा कर लो, कहीं वॉलंटियर सर्विस दे दो, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ सेवा कर लो, किसी मंदिर में जाके सेवा कर लो। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। पेड़ लगा लो, पेड़ ले आओ, फ्री में कहीं से पेड़ मिलते हैं, फ्री में भी कई संस्थाएं बांट रही हैं। चिड़ियों की सेवा कर लो, चिड़ियों के लिए आप पानी के वो रखाओ, कुछ ऐसा काम करो जिससे फ्रूटफुल टाइम हो। अपने फ़ोन में वो वेस्ट मत करो उसको। आप डाउनग्रेड यूर फ़ोन, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन कर लो उसकी। डिलीट ऑल अनयूज़फुल ऐप्स, जो यूज़ की नहीं है आपकी ऐप्स, उन सभी को डिलीट कर दो। कोई जरूरी नहीं है ऐसी ऐप्स रखने की, मेरे फ़ोन में 50 ऐप्स हैं, काम एक का भी नहीं है।
कभी 1 महीने में 2 महीने में यूज़ करने को मिलती है वो, तब इंस्टॉल कर लेना। अभी आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, वरना उसके नोटिफिकेशंस आते हैं, फिर आप सारा टाइम फ़ोन पे दूसरी ऐप्स चेक करने में लगा देते हो। प्लान एक्टिविटीज़ इन एडवांस, अपने दिन की एक्टिविटीज़ को पहले ही प्लान कर लो कि आज मैंने 1 से 2 ये काम करना है, 2 से 3 उससे मिलना है, 3 से 4 उससे मिलना है, जिससे आपको फ़ोन से छुटकारा कुछ हद तक मिल जाएगा। टर्न ऑफ फ़ोन ड्यूरिंग स्कूल, मील्स एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। स्कूल जा रहा है बच्चा, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, फ़ोन रख दो। कई जगह पे तो स्कूल वैसे ही रखवा लेते हैं, कॉलेज वाले सबमिट करा लेते हैं, और उनको दिक्कत होने लगी, इरिटेशन होने लगी टीचर्स को, फ़ोन रखवाते हैं, हमारे फ़ोन रखवाते हैं। यार आप फ़ोन का करोगे क्या क्लास में? बच्चों को भी नहीं लाना चाहिए फ़ोन क्लास में, और टीचर्स को भी नहीं लाना चाहिए। इट डिस्टर्ब द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द स्कूल, और साथ में आपका माइंड भी ख़राब होता है। यूज़ पेपर मैप्स, आजकल हम कहीं भी जाते हैं, हम सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाते हैं, फ़ोन पे। पैसे भी फ़ोन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैप भी फ़ोन पे देखा जा रहा है, मतलब फ़ोन ही हमारी ज़िंदगी है। हम लोग निठल्ले हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग फ़ोन के भरोसे रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप उस जगह का रास्ता याद करके जाएँ, इससे आपका दिमाग भी तेज़ होगा, पूछ कर जाएँ, लोगों से इंटरेक्शन भी होगी, और फ़ोन से आपका छुटकारा मिल जाएगा। साथ में मैप्स को ड्रॉ कर लें, फिजिकल मैप्स ले लें, जिससे आप फ़ोन में टाइम स्पेंड ना करें। टेक अप न्यू हॉबीज़, म्यूज़िक ज्वाइन कर लो यार, डांसिंग ज्वाइन कर लो, कुकिंग हॉबी परस्यू कर लो, पेट के साथ टाइम व्यतीत करना लग जाओ, तो जिससे आपका फ़ोन का छुटकारा हो जाएगा। एक्सरसाइज डेली 30 से 40 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि जिम में जाके लोहा तोड़ना है। वॉक कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो, उससे भी आप अपने फ़ोन से छुटकारा पा सकते हो। मेक टू मीट न्यू फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, कोशिश करो कि फ़ोन पे चैटिंग, फ़ोन पर वीडियो कॉल करने की बजाय उससे पर्सनली जाकर मिलो, अच्छा भी लगेगा, और साथ में आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, और आपको फ़ोन से भी छुटकारा मिलेगा। अनसब्सक्राइब फ्रॉम वेबसाइट्स, मेल्स एंड ऐप्स, हर जगह पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हो, मेल आईडी डाल देते हो, वो मेल और नंबर पर आपको फिर नोटिफिकेशंस भेजते हैं, आज हमारा ये ऑफ़र आ गया, आज 50% ऑफ है, चाहे आपने वो चीज़ खरीदनी भी ना हो, चाहे वो ऑफ़र दे भी ना रहे हो, लेकिन उनको मतलब है कि एक क्लिक में सबके पास चला जाता है। तो उन जगहों से अनसब्सक्राइब कर लो जो बार बार आपको नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं। फ़ोटोग्राफी करो, फ़ोटो खींचो, लेकिन कहीं पोस्ट ना करो। फ़ोटोग्राफी करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप पोस्ट करोगे, फिर आप उसको बार बार चेक करोगे, फिर फ़ोन उठाओगे। लिसन टू रेडियो, आजकल लोग कहते हैं हम सॉन्ग सुनते हैं, रेडियो का ज़माना सबसे बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, अपना बिना पैसे के अपना रेडियो खरीदा, चल रहा है, अपना उसको सुन रहे हैं, और अच्छा भी लगता था। वो ऐसा लगता था कि आज हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सॉन्ग उठाकर सुन लेते हैं, तो वो अब शौक़ रहा भी नहीं है म्यूज़िक का लोगों के अंदर। पहले लगता था कि अब कौन सा गाना आएगा, अब कौन सा आएगा, एक चाव होता था म्यूज़िक सुनने का। अटेंड लाइव परफॉर्मेंसेस, जहाँ तक हो सके, कोई आपको परफॉर्मेंस देखनी है, हम क्या कहते हैं जागरण चल रहा है वहाँ पे, कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे देख लूँगा, लाइव आ रहा होगा, कोई बात नहीं, फेसबुक पे तो लाइव आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लो ना यार। तो फिर सारी चीज़ें फिर घर बैठ के करनी है, फिर वो पागल हैं वो जो कर रहे हैं। तो कोशिश करो, अगर जा सकते हो तो लाइव परफॉर्मेंसेस अटेंड करो। बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ड्राइवर सीट से अलग बैठे हो, तो सारा टाइम मोबाइल में मत घुसे रहो। 6 घंटे का सफ़र है, खिड़की से बाहर झाँक कर देख लो, बराबर वाले से बात कर लो, कुछ और म्यूज़िक सुन लो, लेकिन फ़ोन में मत लगे रहो। खिड़की के बाहर भी बहुत कुछ है दुनिया में जो आप देख सकते हो, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। जॉइन क्लब्स, मेंबरशिप्स, अच्छे क्लब्स ज्वाइन करो, मेंबरशिप्स ले लो, जहाँ पर तुम जाकर टाइम स्पेंड भी कर सकते हो और अच्छा कुछ लोगों से इंटरेक्शन भी होगा। विजिट लोकल मार्केट्स, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास कोई क्लब नहीं है जाने को, कोई आपको नहीं लाइक कर रहा, चलो भाई मेरे को तो क्लब ही नहीं कोई ज्वाइन कराता, मैं कोई पसंद ही नहीं है, मेरी तो किसी से नहीं बनती, मार्केट तो जा सकते हो। डेली यार एक चक्कर 1 घंटे के लिए मार्केट का लगाया हो, आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा, लोगों को देखोगे, चहल पहल देखोगे, इट इज़ ए वेरी गुड आइडिया। वॉलंटियर सर्विस, गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, सेवा करने लग जाओ यार, सेवा करने वालों की हर जगह ज़रूरत है। तो किसी अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ जाओ, कोई संस्था से जुड़ जाओ, तो इससे आपका टाइम स्पेंड अच्छा होगा। लुक अप एंड स्टार गेज, तारों को देखो, रात में जब बिल्कुल साफ आसमान हो, तारों की तरफ नज़र घुमा कर देखना। कितने दिन हो गए तुम्हें तारों को देखे या चांद को देखे, देखना जाके, तुम्हें माइंड में पीस भी मिलेगी और आई साइट भी अच्छी होती है। एक रिसर्च कहती है जब हम दूर के डिस्टेंट तारे को देखते हैं बहुत ध्यान लगाकर, तो हमारे आई मसल्स बिल्कुल, जो लेंस होता है वो रिलैक्स हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, दूर की नज़र बढ़ती है। तो ज़रा कोशिश करना, आज जाकर आप तारे अगर दिखें तो देख लेना, वरना आपको मोबाइल यूज़ करते करते दिन में तारे दिखेंगे। बर्ड वाचिंग, चिड़ियों के साथ समय बिताओ, कहीं चले जाओ जहाँ पर चिड़ियाँ चहक रही हों और उनको देखो, सुनो, तुम्हारे माइंड को बहुत शांति मिलेगी। बर्ड्स की जो चर्पिंग साउंड होती है
वाकई बहुत शांति देने वाली होती है, और ये एक रिसर्च किया हुआ मेथड है माइंड को शांति देने का। फिजिकल बुक्स पढ़ो, बुक्स है ना, जैसे ये कागज़ है, मैं भी तो नोट पैड पे लेक्चर प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन मैंने ये फिजिकल बुक पढ़ो, अच्छा है, आपकी आंखें भी नहीं कमज़ोर होंगी, आप कुछ मार्क भी कर सकते हो और अच्छी मेमोरीज बनेंगी, अच्छा माइंड भी उसमें लगेगा। तो फिजिकल बुक्स पढ़ो बजाय कि ई बुक्स पढ़ने का। वैसे तो हर व्यक्ति में अपनी अपनी समझ होती है, हर व्यक्ति पर कोई भी चीज़ अपनी अपनी तरीके से असर डालती है, लेकिन जो आज समाज में हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं या कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस या डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स भी जो शायद किताबों में भी आपको नहीं मिलेंगे, उनसे बचा जा सकता है। कोशिश करो, अंधे मत बनो, और केवल ये कहकर अपना नुकसान मत करो कि और लोग भी तो कर रहे हैं, और लोग भी तो मोबाइल चला रहे हैं। माफ़ करना, अगर सब लोग चोरी करने लग जाएं तो चोरी करना अच्छी बात नहीं हो जाएगी, उसे हम अच्छे संस्कार के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमारा वैलिडिक्टरी सेशन रहा, आज चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ने जो आज ये सेमिनार कराया है, वन डे नेशनल सेमिनार, और उसमें जो टॉपिक था वो था स्ट्रेस मैनेजमेंट, अनलॉक योर इनर पीस। तो कुछ तो आपकी इनर पीस अनलॉक हुई होगी, या कुछ तो आपको ऐसा आइडिया मिला होगा आज के वैलिडिक्टरी सेशन से जो आपको आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ के लिए बदल देगा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि किसी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव जरूर आए। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड कैथल की मैनेजमेंट कमेटी का, प्रिंसिपल साहिबा का, और ऑर्गेनाइज़र का, जो आज की ऑर्गेनाइज़र हैं इस सेमिनार की, कि उन्होंने मुझे इस वैलिडिक्टरी सेशन में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।